हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेई का 2021 का पेपर। इसके पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन मैकेनिकल के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन का जो वीडियो है वो देख लिया होगा। और इस वीडियो में हम जो बाकी के 50 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा जो पेपर है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद में हम ये जो मॉर्निंग का पेपर है उसके बाद में हम इवनिंग वाला पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑटो साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है। आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑटो साइकिल का पहले भी क्वेश्चन आया था, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो सही से देखा है तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ऑटो साइकिल में नहीं होता, क्योंकि यदि हम बात करें ऑटो साइकिल की पीवी डायग्राम की, तो ये आपका पीवी डायग्राम हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है 1 से 2 ये है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 to 3 जो है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर पे नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। और हीट रिजेक्शन भी क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यदि हम बात करें डीजल इंजन की, यदि हम बात करें तो उसका पीवी डायग्राम यदि हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन की। तो ये आपका सेम प्रोसेस हो जाएगा। फिर जो हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ पे होता है। और फिर एडियाबैटिक एक्सपांसन, फिर हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्यान से 1 to 2 जो है ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा। फिर हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और यदि हम बात करें ऑटो साइकिल की, तो यहाँ पे हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। फिर एक्सपांसन एडियाबैटिक, ठीक है। और यहाँ पे हीट रिजेक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो हीट रिजेक्शन जो है वो ऑटो डीजल दोनों में ही जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑटो और डीजल दोनों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूजिबल प्लग इन ए स्टीम बॉयलर इज प्लेस्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है ये जो फ्यूजिबल प्लग होता है वो बॉयलर के अंदर कहाँ रखा जाता है। एट द क्राउन ऑफ फर्नेस, नियर द मैन होल, बिलो दी वाटर लेवल इंडिकेटर, एट दी फायर ग्रेट ऑफ द बॉयलर। तो बॉयलर के जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी जेई के मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पावर प्लांट की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप जो है कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एट दी क्राउन ऑफ द फर्नेस। क्राउन यानी कि टॉप पे। जो क्राउन होता है यदि इसका डोम शेप का है तो इसके टॉप पे यहाँ पे लगता है फ्यूजिबल प्लग। और फ्यूजिबल प्लग जो होता है वो हमने जो है फ्यूजिबल प्लग का इसी पेपर में एक क्वेश्चन और आया था कि फ्यूजिबल प्लग किसका बना होता है, गन मेटल का। और इसका यूज़ क्या है, जब जो वाटर का लेवल है एक लेवल से नीचे आ जाता है तब वहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से ये मेल्ट हो जाता है और हमारा जो बॉयलर होता है वो बंद हो जाता है, यानी कि ये सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनी चेंज इन एंट्रोपी कुड बी अचीव्ड बाय चेंजिंग। तो यानी कि यहाँ पे एंट्रोपी चेंज जो है कैसे करेंगे, चेंजिंग द हीट, चेंजिंग द मास, चेंजिंग द एक्सेलरेशन या फिर चेंजिंग द वेलोसिटी। यदि आपको एंट्रोपी और जिसका आंसर एंट्रोपी के बारे में रिलेशन पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि हम बात करें डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी बराबर डेल क्यू अपॉन टी होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हमारा जो है यदि हम हीट इंक्रीज करेंगे तो हमारा एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा, यदि हीट डिक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब है एनी चेंज इन एंट्रोपी कुड बी अचीव्ड बाय चेंजिंग हीट। तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी जेई की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, बहुत ही आपका जो बेनिफिट होगा एग्जाम के अंदर। बेंसन बॉयलर हैव डैश वाटर ड्रम 2, 3, 1 या फिर 0। ये जो क्वेश्चन है ना ये हर एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और ये इसका तरीका यही है
यानी कि बेंसन बॉयलर है डैश वाटर ड्रम, कितने ड्रम होते हैं बेंसन बॉयलर में। या फिर बेंसन बॉयलर का ये पूछ लेंगे कि बेंसन बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर है या फिर फायर ट्यूब बॉयलर है। और तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये हाई प्रेशर बॉयलर है या फिर लो प्रेशर। तो बेंसन बॉयलर जो होता है ये वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर। और इसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि हाई प्रेशर बॉयलर होता है। हाई प्रेशर बॉयलर उनको कहते हैं जिनका जो प्रेशर होता है वो 80 बार से ज़्यादा होता है। तो बेंसन बॉयलर के अंदर कितने ड्रम होते हैं ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 0। बेंसन बॉयलर के अंदर कोई भी ड्रम यूज़ नहीं होता। स्मोक इमिटिंग फ्रॉम ए लाइटेड सिगरेट रिप्रेजेंट, जो सिगरेट होती है, ठीक है, ये सिगरेट से जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो धुआं जो है कैसी लाइन बनाता है, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, पॉइंट या फिर स्ट्रेक लाइन। 3 प्रकार की लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रेक लाइन। इनमें से कौन सी लाइन सिगरेट के धुएं जलने से, यानी जनरली हम बात करें, सिंपल क्वेश्चन ये पूछे कि धुआं जो बनाता है कैसी लाइनिंग बनाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेक लाइन। डैश इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करती है, ब्रिटलनेस, स्टिफनेस, रेजिलियंस या फिर टफनेस। तो सही आंसर हो जाएगा स्टिफनेस। स्टिफनेस जो होता है वो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन। लेकिन ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटलनेस होती है कि यदि कोई मटेरियल हार्ड है और वो मटेरियल यदि इलास्टिक लिमिट के बाद में फेल हो जाता है डायरेक्ट विदाउट डिफॉर्मेशन, वो होती है ब्रिटलनेस। और रेजिलियंस क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको रेजिलियंस बोलते हैं। और यही एनर्जी फ्रैक्चर लिमिट तक स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं टफनेस। ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपको जाननी है ना, तो मेटल साइंस की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। एयर कूलिंग इज मोस्टली प्रिफर्ड फॉर बसेज, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, हैवी ट्रक या फिर मोटरसाइकिल। तो आप सभी को पता है कि एयर कूलिंग होती है और वाटर कूलिंग होती है। तो एयर कूलिंग किस में करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल। जो हमारी बाइक होती है उसका जो इंजन होता है उसके ऊपर जो ओपन होता है और उसके ऊपर फिन्स लगी होती है, तो वो कूल किससे होता है? एयर से होता है। बाकी आपने देखा होगा जो हमारी बस होती है, फिर चाहे ट्रक हो, इनमें हम क्या करते हैं? वाटर कूलिंग करते हैं। उसके अंदर रेडिएटर होता है, अपन पानी भी भरते हैं, देखा होगा आपने। तो वहाँ पे वाटर कूलिंग होती है और मोटरसाइकिल के अंदर एयर कूलिंग होती है। जहाँ पे कूलिंग जो है कम आवश्यकता होती है, छोटे इंजन के अंदर जहाँ हीट कम जनरेट होती है, वहाँ पे एयर कूलिंग यूज़ करते हैं। द फ्लो इन वॉल्यूट कैसिंग आउटसाइड द रोटेटिंग इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, फ्री वॉर्टेक्स, फोर्स्ड वॉर्टेक्स या फिर एक्सियल या रेडियल। तो सही आंसर हो जाएगा रेडियल फ्लो। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जो फ्लो होता है वो रेडियल होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज ऑब्टेन एट एंड ऑफ द एक्सपांसन प्रोसेस, एंड ऑफ द कंप्रेशन, स्टार्ट ऑफ द एक्सपांसन प्रोसेस या फिर स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टार्ट ऑफ द एक्सपांसन प्रोसेस। कैसे? इसको हम समझते हैं। यदि हम पीवी डायग्राम बनाते हैं, किसका बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पे आइस इंजन की बात हो रही है, चाहे ऑटो का बना लो चाहे डीजल का बना लो। तो यदि हम ऑटो का वापस बनाते हैं 1 2 3 और ये आपका 4, ये तो पीवी डायग्राम हो गया। इसका टीएस डायग्राम बना लेते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीएस। देखिए 1 to 2 जो होता है ना, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो 1 से 2 यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और 2 to 3 हीट एडिशन होता है, तो हीट एडिशन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो 2 to 3। 3 to 4 एक्सपांसन है, तो यहाँ पे जो एडियाबैटिक एक्सपांसन है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। और 4 to 1 है हीट रिजेक्शन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो आप समझ गए होंगे कि टीएस डायग्राम कैसे बनता है। अब यहाँ पे आपको ये टेम्परेचर ये है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे है? 3 नंबर पे। तो 3 नंबर कहाँ पे आ रहा है? ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 to 3। तो 2 to 3 यानी कि हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो एंड ऑफ हीट एडिशन क्या है? एंड ऑफ हीट एडिशन। या तो ये हो जाएगा या फिर ये जो क्या है
यानी कि 3 to 4 क्या है, 3 to 4 क्या है, एक्सपांसन। तो एक्सपांसन के क्या है, स्टार्ट ऑफ एक्सपांसन, ये दोनों ऑप्शन आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टार्ट ऑफ एक्सपांसन प्रोसेस। यहाँ पे यदि ये होता एंड ऑफ हीट एडिशन तो भी सही आंसर हो जाता, या फिर स्टार्ट ऑफ द एक्सपांसन प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग ऑफ फ्लूइड फ्लो रेट, हॉट वायर एनीमोमीटर, ऑरिफिस मीटर, न्यूटेटिंग डिस्क फ्लो मीटर, या फिर रोटामीटर। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, फ्लूइड फ्लो रेट। फ्लूइड फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली यही पूछा जा रहा है कि डिस्चार्ज जो है वो कौन मेज़र करता है, तो इनमें से कौन डिस्चार्ज मेज़र करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रोटामीटर। रोटामीटर जो होता है ना, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मेज़र करता है, और इसे हम फ्लो मीटर भी बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस एलॉय, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, या फिर स्टेनलेस स्टील। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया जैसे आपको देखना है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, फेरस एलॉय। नॉन लग गया यानी कि फेरस नहीं होना चाहिए, नॉन फेरस। उसके बाद में यहाँ पे लगा दिया नॉट ए नॉन फेरस एलॉय। तो कहने का मतलब है ये नॉट और नॉन एक दूसरे से कैंसिल हो गए। पूछा क्या है इसने, फेरस एलॉय कौन सा है, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, या फिर स्टेनलेस स्टील। कई बार थोड़ा क्वेश्चन जो होता है वो घुमा के पूछ लेता है। तो आप देख सकते हैं फेरस का मतलब क्या होता है, आयरन। तो आयरन किस में है, तो यहाँ पे सही आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्टील होता है उसमें आयरन ही होता है मेनली। 2% तक मैक्सिमम कार्बन हो सकता है। अब स्टेनलेस है तो क्या होता है, यदि कोरोजिव रेजिस्टिव मटेरियल है उसके अंदर यदि हम क्रोमियम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। क्योंकि क्रोमियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रोमियम होता है कोरोजिव रेजिस्टिव मटेरियल। तो इसमें थोड़ा हाई कंटेंट यानी कि हाई जो होता है रेट के अंदर क्रोमियम होता है। जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं उसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कोरोजन नहीं लगता, जंग नहीं लगता। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज द रेशियो ऑफ, सिंपली आपको पूछा गया है कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, मिनिमम प्रेशर टू मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम टू मैक्सिमम वॉल्यूम, या फिर मैक्सिमम प्रेशर टू मिनिमम प्रेशर। सिंपल क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम। यानी कि यदि हम कंप्रेशन रेशियो आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम यदि हमारा V1 है और मिनिमम वॉल्यूम V2 है तो ये क्या हो जाएगा, V max बाई V मिनिमम। या फिर हम लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 ये ऑटो साइकिल है, ठीक है। 1 to 2 यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो पूरा वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा, मान लो ये V1 है तो ये V max हो जाएगा। और यहाँ तक कितना है, स्वेप्ट वॉल्यूम है। अलग कलर से बता देता हूँ, यहाँ से लेके ये क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये जो बच गया ये क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यदि हम V max की बात करें तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V स्वेप्ट प्लस V क्लियरेंस वॉल्यूम। और मिनिमम कितना बच गया, 2 पॉइंट पे आएगा तो मिनिमम कितना बच जाएगा, VC। तो ये होता है, या फिर हम लिख सकते हैं 1 + VS बाई VC। ये होता है आपका कंप्रेशन रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन तो SSC का फेवरेट है, हर बार पूछा जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो मास पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। सिंपली टेम्परेचर क्या मास पर डिपेंड करता है, नहीं। प्रेशर नहीं करता, डेंसिटी नहीं। तो ये सारी क्या हो गई, इंटेंसिव। तो वॉल्यूम क्या है, मास पर डिपेंड करता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो टोटल वॉल्यूम। मास को देख लो, वॉल्यूम को देख लो, जो भी मास पे डिपेंड करता है वो हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जितनी भी एनर्जी होती है ना वो सब मास पे डिपेंड करती है, इसलिए जब भी एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी पूछे तो वो हो जाएगी आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डैश वाल्व आर प्रोवाइडेड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, प्लेट, सोलेनॉइड, पपेट, सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड क्या वाल्व होते हैं, कभी कभी क्या है कुछ ऑप्शन ऐसे दे देते हैं कि क्या बताएं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर कौन से वाल्व होते हैं। तो प्लेट टाइप के वाल्व जो है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हम यूज़ करते हैं। वेयर इज़ द एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन कॉमनली यूज्ड,
एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग, कोल्ड स्टोरेज, कार एयर कंडीशनिंग या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे आपको बताना है कि एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग। इसका रीज़न क्या है? लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। कहने का मतलब है, क्या मतलब हुआ? लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी कि यदि हमको 1 टन रेफ्रिजरेशन चाहिएगा तो उसके लिए जो वेट होगा वो बाकी के रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपेयर में एयर साइकिल में कम होगा। तो एयरक्राफ्ट के अंदर क्या होता है, मेनली हमारे जो है मेन रीज़न होता है कि वेट जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए, इसीलिए हम जो है एयर साइकिल यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बेंसन बॉयलर? एयर इज सेंट थ्रू द सेम डायरेक्शन, फ्लू गैसेज passes only in one direction, there is no recirculation of water, steam is sent out in multiple direction। तो यहाँ पे आपको बताना है बेंसन बॉयलर के बारे में। तो सही आंसर हो जाएगा देयर इज नो रीसर्कुलेशन ऑफ वाटर। इसका रीज़न क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बेंसन बॉयलर के अंदर ड्रम नहीं होता, तो यदि ड्रम नहीं होता तो यहाँ पे रीसर्कुलेशन भी नहीं होता। Which of the following assumption is the most relevant in air standard cycle analysis? यदि हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल का एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर चेंजेज ड्यूरिंग द साइकिल, वर्किंग फ्लूइड इज ए फिक्स्ड मास, साइकिल इज एज्यूम्ड टू बी एन ओपन साइकिल, ऑल द प्रोसेस विद इन द साइकिल आर इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा वर्किंग फ्लूइड इज फिक्स्ड मास, तो ये सही हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर चेंजेज ड्यूरिंग साइकिल, तो ये गलत हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कांस्टेंट होती है साइकिल के अंदर, ये हम एजम्पशन मानते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? एजम्पशन। तो यदि हम एजम्पशन कब मानते हैं? आइडियल कंडीशन मानते हैं। तो आइडियल कंडीशन क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट जो होती है एयर की, Cp और Cv, वो दोनों हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। और फ्लूइड का जो मास होता है वो फिक्स मानते हैं। साइकिल इज एज्यूम टू बी एन ओपन साइकिल, ओपन नहीं क्लोज साइकिल मानते हैं। ऑल द प्रोसेस विद इन द साइकिल आर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ड्रॉट इज प्रोड्यूस इन लोकोमोटिव बॉयलर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट? लोकोमोशन, चिमनी, स्टीम जेट या फिर सेंट्रीफ्यूगल फैन। यदि हम बात करें ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब क्या होता है? ड्रॉट का मतलब होता है कि जो हमारा बॉयलर होता है, बॉयलर का जो एग्जिट होता है वहाँ से गैसेस बाहर निकलती है। अब यहाँ पे आप सभी को पता है बाहर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है। यदि हमारे जो बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर है जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है, ये जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यदि ज़्यादा होगा तभी यहाँ से, आप सभी को पता है गैसेस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो यदि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा? बाहर की जो गैसेस है वो अंदर आ जाएगी। लेकिन यदि हमारा ये प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से गैसेस बाहर निकल जाएगी। तो ड्रॉट का मतलब होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। तो ये प्रेशर डिफरेंस जो है बॉयलर के अंदर हम लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर किससे प्रोड्यूस करते हैं? लोकोमोशन, चिमनी, स्टीम जेट या फिर सेंट्रीफ्यूगल फैन से। तो सही आंसर हो जाएगा स्टीम जेट से। स्टीम जेट से हम ड्रॉट प्रोड्यूस करते हैं लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सर इज। यहाँ पे क्या पूछा गया है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन और आया था जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो यदि हम बात करें ड्राइनेस फ्रैक्शन की, ये जो पॉइंट होता है मैंने पहले भी बताया था, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। इधर जो है आपका सैचुरेटेड लिक्विड होता है इधर, और इधर सैचुरेटेड वेपर, और ये यदि कांस्टेंट प्रेशर लाइन है इसको हम बोलते हैं वेट रीजन। वेट रीजन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड मिक्सचर। तो यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको बताना है, ये सैचुरेटेड यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे वेपर है, इसके बीच में क्या होगा? यहाँ पे जो है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू 0 होता है और सैचुरेटेड वेपर के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच की बात हो रही है, तो बिटवीन 0 to 1, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन 0 to 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो इज द टाइप ऑफ फ्लो वेयर इन वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डैश विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। तो यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर क्या होता है? जो वेलोसिटी होती है वो गिवन टाइम, यानी कि
हमें किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, उस स्पेस के अंदर उस टाइम के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, चेंज होगी, चेंज नहीं होगी, डिक्रीज या फिर इंक्रीज। तो यूनिफॉर्म फ्लो इज द टाइप ऑफ फ्लो वेर इन वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। ये होती है यूनिफॉर्म फ्लो की डेफिनेशन। एन ऑयल of specific gravity 0.7 is stored in a closed tank up to height of 2 meter. What will be the gauge pressure at the bottom of the tank? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको गेज प्रेशर पूछा गया है तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर रो जी एच। आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है कितनी, 0.7। डेंसिटी ऑफ वाटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, तो 9.8 ले ले या फिर हम 10 ही ले लेते हैं। हाइट कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो बस आपको देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 7, फिर 14 हो जाएगा, इंटू 1000 है तो ये पास्कल में आएगा, तो हम लिख देते हैं किलो पास्कल, 14 किलो पास्कल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन में दे रखा है, मेगा पास्कल, तो मेगा पास्कल 10⁻³ का डिवाइड करेंगे तो 0.014 मेगा पास्कल। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंसर जो है 0.014 मेगा पास्कल। द बेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर इज क्लासिफाइड एज वाटर ट्यूब बॉयलर बिकॉज। अब यहाँ पे ये बेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर ना भी देता, ये डायरेक्ट ये पूछ लेता कि वाटर ट्यूब बॉयलर किसे कहते हैं। वाटर पासेस अराउंड द ट्यूब हैविंग ए हॉट गैसेस, वाटर हीटर इज माउंटेड ऑन द बॉयलर इटसेल्फ, water passes through the tube and the hot gases around it has a large reservoir of water at the bottom। तो यदि हम बात करते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर की, तो वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब, यदि ट्यूब के अंदर से पानी जा रहा है तो उसे वाटर ट्यूब बॉयलर कह देंगे। एंड हॉट गैसेस अराउंड, यानी कि हॉट गैसेस जो होती हैं इसके बाहर होती हैं। और यदि हम बात करें फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर की, तो फायर जो होगी वो ट्यूब्स के अंदर जाएगी और वाटर जो होगा उसके अराउंड होगा। यानी कि जो नाम होता है जैसे वाटर ट्यूब बॉयलर, तो वाटर नाम आ रहा है तो जो है वो ट्यूब के अंदर से जाएगा। ये ऐसे आपको याद रखना है। इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज सेंसिबल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लेटेंट एनर्जी या फिर मॉलिक्यूलर एनर्जी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सेंसिबल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज सेंसिबल एनर्जी। ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश पेयर, स्पेरिकल, टर्निंग, स्क्रू या फिर रोलिंग। यहाँ पे आपको बताना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है किसका एग्जाम्पल है। तो सही आंसर हो जाएगा स्पेरिकल। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो स्पेरिकल पेयर का एग्जाम्पल है। ये मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ तो ऐसे मत समझिए कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। आप यदि प्ले लिस्ट में जाएंगे थ्योरी ऑफ मशीन का, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में और डायग्राम के साथ में समझाया है। इसलिए आपको जो है जितने भी वीडियो हैं एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखना है। ये तो बस आपके जस्ट रिवीजन के लिए वीडियो है। फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन पॉइजन रेशियो इज़ द हाईएस्ट फॉर आयरन, कॉपर, रबर या फिर वुड। यहाँ पे आपको बताना है कि पॉइजन रेशियो जो होता है वो हाईएस्ट किसके लिए होता है। तो सही आंसर हो जाएगा रबर। यदि हम बात करें रबर की, तो रबर का जो पॉइजन रेशियो होता है वो होता है आपके 0.5, जो कि हाईएस्ट है। वैसे पॉइजन रेशियो होता क्या है सभी को पता होगा, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। व्हेन हॉट एयर एग्जॉस्टिंग फ्रॉम द टर्बाइन इज यूज टू हेल्प अप द कंप्रेसर एग्जिट फ्लो इज नोन एज। यदि हम जो टर्बाइन की एग्जॉस्टिंग एयर को यूज़ करके कंप्रेसर का जो फ्लो है उसको हीटअप करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, इंटरकूलिंग, रीइवेपोरेटिंग, इंटरकूलिंग या फिर रीजनरेशन। यहाँ पे इंटरकूलिंग है या इंट्राकूलिंग है, तो सही आंसर हो जाएगा रीजनरेशन। ये प्रोसेस जो है वो रीजनरेशन कहलाता है। डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट इज ए साइंस विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इट इज ए साइंस डील्स विद वर्क डन, deals with dynamics under thermal condition. It is a science which deals with the relation between work and properties of the system. तो यदि आपको फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आती है तो यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।
फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए डेल क्यू यानी हीट, वर्क, और ये क्या है इंटरनल एनर्जी क्या है प्रॉपर्टीज़। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इट इज़ द साइंस डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, टफनेस, स्टिफनेस या फिर ब्रिटलनेस। बहुत ही सिंपल है, यानी कि कोई मटेरियल है जो आपके इलास्टिक लिमिट के बाद में फेल हो गया, इस मटेरियल को हम क्या कहेंगे। एक मटेरियल जो होता है वो इलास्टिक लिमिट के बाद में उसमें डिफॉर्मेशन होता जाता है और यहाँ पे आके फ्रैक्चर होता है, तो इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, या प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। और ये जो होता है ये होता है ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस। तो हमारा जो आंसर है वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटलनेस। फंक्शन ऑफ ए कार्बोरेटर इन आईसी इंजन इज, तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि कार्बोरेटर का क्या काम है। द मेंटेन एयर फ्यूल रेशियो, कंट्रोल फ्यूल एलोन, टू कूल एग्जॉस्ट गैसेस, टू कंट्रोल एयर एलोन। तो सही आंसर हो जाएगा टू मेंटेन एयर फ्यूल रेशियो। जो कार्बोरेटर होता है वो एयर और फ्यूल का मिक्सर करता है फिक्स क्वांटिटी में। इन ए पेल्टन व्हील जेट रेशियो वैल्यूज आर बिटवीन 2 to 5, मोर देन 6, लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको बताना है पेल्टन व्हील का जो जेट रेशियो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो सही आंसर हो जाएगा मोर देन 6। द फ्लैश चैम्बर इन द सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल सर्व टू। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है उसमें फ्लैश चैम्बर का क्या काम होता है, डिक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, डिक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको फ्लैश चैम्बर का यूज़ बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लैश चैम्बर होता है उसका काम क्या होता है। फ्लैश चैम्बर काम करता है सेपरेट लिक्विड फ्रॉम वेपर। जो वेपर होती है उसमें जो भी लिक्विड के क्वांटिटी होती है उसको अलग करता है। ये अलग करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो टोटल वर्क डन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो सीओपी आप सभी को पता है क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यदि हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है तो भी सीओपी बढ़ेगी, वर्क इनपुट जो है डिक्रीज़ हो रहा है तो भी हमारी सीओपी इंक्रीज़ होगी। तो ये जो फ्लैश चैम्बर है इसकी वजह से हमारे सिस्टम की सीओपी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। द मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन इज ए डैश फ्लो टर्बाइन, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, रेडियल, एक्सियल या फिर मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। जो फ्रांसिस टर्बाइन होता है वो मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में आपको बताना है कि कैसा टर्बाइन होता है, उसके अंदर फ्लो कैसा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। जो मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन है वो मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन होता है। विस्कस फोर्सेज आर नॉट अवेलेबल इन इरोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो या फिर लेमिनार फ्लो। तो सही आंसर हो जाएगा इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो में जो है विस्कस फोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। डैश इज यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर इनटू ए बॉयलर। तो फीड पंप जो है वो यूज़ करते हैं, इकोनोमाइज़र, ड्यूप्लेक्स पंप या फिर रोटर यूज़ करते हैं वाटर को पंप करने के लिए बॉयलर के अंदर। तो यदि बात हो रही है पंपिंग की तो कौन यूज़ होगा, फीड पंप। तो हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फीड पंप इज यूज टू पंपिंग वाटर इनटू बॉयलर। ए 2 स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ डैश पॉट। कितने पॉट होते हैं, 4, 1, 2 या फिर 3। तो सही आंसर जो है वो यहाँ पे देखिए एसएससी ने इसका आंसर 3 दिया है, ये गलत है। इसमें जो है 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर 3 पोर्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका इनलेट पोर्ट, दूसरा होता है आउटलेट पोर्ट, और एक तीसरा जो होता है वो आपको याद रखना है ट्रांसफर पोर्ट। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो जो है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ना कि 3। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफर पोर्ट जो होता है ना 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होता है, जो हमारा कंप्रेशन और जो है सक्शन दोनों एक साथ होता है। तो उधर से यदि फ्लो जो है फ्लूइड का फ्लो एंटर हो रही है ना तो उसके साथ में यानी कि
एक्सपांसन और कंप्रेशन दोनों एक साथ होता है। तो वो जो फ्लूइड फ्लो होता है वो इसी ट्रांसफर पोर्ट से ही होता है, इसलिए यहाँ पे 3 जो है पोर्ट होते हैं। कोटेड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। देखिए वेल्डिंग के काफ़ी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किए हैं, तो यदि वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना। वेल्डिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा कोटेड इलेक्ट्रोड जो यूज़ होता है वो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर यूज़ होता है। तो आंसर 3rd करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड? इट हैज़ विस्कोसिटी, इट हैज़ इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज इरोटेशनल, हैज़ नो विस्कोसिटी। तो सही आंसर हो जाएगा इट हैज़ विस्कोसिटी, यानी कि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती। वैसे रियल में आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ क्या है कंसेप्ट है। जो बाकी फ्लूइड होते हैं वो इससे कंपेयर किए जाते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो जो है 0 होती हैं। इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती हैं। फ्लो इज़ इरोटेशनल, यदि उस फ्लूइड का फ्लो होगा तो वो इरोटेशनल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। The density of fluid does not affect the working of dash an orifice meter, nozzle meter, an electromagnetic flow meter, aerotometer। तो कौन सा जो है orifice meter या nozzle meter इनमें से उसमें डेंसिटी जो है वो अफेक्ट नहीं करती? तो सही आंसर हो जाएगा एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। इसमें जो है डेंसिटी, फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो अफेक्ट नहीं करती इसके वर्किंग को। द रिवर्स्ड डैश साइकिल इज एम्प्लॉयड फॉर पैसेंजर एयरक्राफ्ट सिस्टम। पैसेंजर एयरक्राफ्ट सिस्टम के अंदर हम कौन सा साइकिल यूज़ करते हैं? एटकिंसन, कार्नोट, ब्रेटन या फिर इरिक्सन? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल का जो कंप्लीट वीडियो है थ्योरी, मैंने आधे घंटे का वीडियो है ब्रेटन साइकिल, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ब्रेटन साइकिल से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। If a submerged body displaced from its equilibrium position return to its original position, it is called thermal equilibrium, stable equilibrium, unstable equilibrium या फिर neutral equilibrium। जैसे मान लो ये कोई फ्लूइड है, तो यहाँ पे कोई बॉडी जो है वो सबमर्ज्ड है, फ्लोटिंग नहीं है, सबमर्ज्ड है, यानी कि वो पानी के अंदर कंप्लीटली फिल है। ठीक है, ये आपकी बॉडी हो गई। अब इस बॉडी को क्या किया? डिस्प्लेस किया। मान लो इसको ऐसे टिल्ट किया, तो ये जो टिल्ट किया फिर छोड़ा, तो छोड़ते ही ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे उसको। तो सही आंसर हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि हम थोड़ा सा टिल्ट करें और वो जो बॉडी है कंप्लीटली रिवर्स हो जाए, यानी उल्टी हो जाए, तब क्या होगा? उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। The moisture content of steam at the boiler exit of steam power plant operating on Rankine cycle can be decreased by। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है यदि स्टीम का टरबाइन के एग्जिट पर, तो वो जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? सुपर कूलिंग स्टीम, रीहीटिंग स्टीम, इंक्रीज बॉयलर प्रेशर या डिक्रीज बॉयलर प्रेशर? तो हम क्या करेंगे? रीहीटिंग स्टीम। तो रीहीटिंग करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रोक इज अनदर यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक, शियर स्ट्रेस या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी अभी हमने पढ़ा था, डायनेमिक विस्कोसिटी, तो यहाँ पे आपको बताना है किसकी यूनिट है। तो सही आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यदि हम बात करें डायनेमिक विस्कोसिटी, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस, वो कौन सी यूनिट होती है? बॉयज़ होती हैं। और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टोक। तो स्टोक किसे बोलेंगे? जैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और यदि इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में, यही क्या होती हैं? स्टोक होती हैं। ये सीजीएस यूनिट होती हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। दोज पंप एम्प्लॉयड फॉर मड रिलेटेड वर्क हैव डैश टाइप ऑफ इम्पेलर। मड का मतलब क्या होता है? कीचड़, यानी कि ऐसा पंप जिसे हमको कीचड़ को एक जगह से दूसरी जगह करना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वन साइड सराउंडेड इम्पेलर, टू साइड सराउंडेड, या ओपन या डबल सेक्शन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा
ओपन टाइप इम्पेलर। ओपन क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि जो मड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो यदि हम इसको सराउंडेड कर देंगे या वन साइड या टू साइड से, तो वो चौक हो जाएगा, उसका जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओपन टाइप इम्पेलर यूज़ करते हैं मड के लिए। फॉर ए गिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्चार्ज वेरीज डैश विद स्पीड, स्क्वायर रूट ऑफ, लीनियरली, इन्वर्सली या फिर फिफ्थ पावर ऑफ। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिस्चार्ज जो है और स्पीड का रिलेशन आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा लीनियरली, यानी कि जो डिस्चार्ज और स्पीड जो होते हैं वो प्रोपोर्शनली होते हैं। डैश इज यूजफुल फॉर मेजरिंग फ्लो ऑफ ए कंडक्टिंग फ्लूइड, ओरिफिस मीटर, वैन मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर या फिर रोटामीटर। तो यहाँ पे फ्लो मेजर करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कौन से फ्लूइड की बात हो रही है? कंडक्टिंग फ्लूइड की। तो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रैंकाइन साइकिल, टरबाइन, बॉयलर, कंप्रेसर या फिर पंप। तो रैंकाइन साइकिल में क्या यूज़ नहीं होता? टरबाइन, बॉयलर, कंप्रेसर या फिर पंप। तो सही आंसर हो जाएगा कंप्रेसर, क्योंकि बॉयलर जो होता है इसके अंदर जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर टरबाइन में एक्सपांड होता है और उसके बाद में पंप से राउंड होके वापस बॉयलर के अंदर चला जाता है, वहाँ से हमको वर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे कंप्रेसर का कोई काम नहीं होता। कंप्रेसर जो है वो हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज़ करते हैं। टू स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ डैश इन सिंगल स्ट्रोक। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो ट्रांसफर पोर्ट यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है? कि ताकि दो प्रोसेस एक साथ हो सके। तो दो प्रोसेस कौन से एक साथ होते हैं? सक्शन एंड एक्सपांसन, सक्शन एंड कंप्रेशन, सक्शन एंड एग्जॉस्ट या फिर कंप्रेशन एंड एक्सपांसन। तो सही आंसर हो जाएगा सक्शन एंड कंप्रेशन, यानी कि एक साइड से जब फ्यूल एंटर होता है और दूसरी साइड से जो हमारा बर्निंग कंबशन चैम्बर होता है वहाँ पे फ्यूल जो है कंप्रेस्ड होता रहता है। तो ये जो सक्शन और कंप्रेशन दोनों एक साथ होते हैं और फ्यूल जो है वो ट्रांसफर पोर्ट से जो है एंटर करता है, इसीलिए वहाँ पे जो आंसर है वो 2 पोर्ट नहीं होगा 3 पोर्ट होगा। और यदि आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन को कंप्लीट समझाया है, आईसी इंजन की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। डैश कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैन नॉट यानी कि सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म नहीं है। विदवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इलिप्टिकल ट्रेमल, क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। इसका आंसर तो आप इजीली दे पाएंगे क्योंकि मैंने आपको जो है ये जो थ्योरी ऑफ मशीन का पहला चैप्टर है वो डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इलिप्टिकल ट्रेमल। इलिप्टिकल ट्रेमल में जो है डबल स्लाइडर मैकेनिज्म होती है और वहाँ पे जो उनका जो मैकेनिज्म होता है उससे इलिप्स बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलिप्टिकल ट्रेमल। बाकी जितने भी है ये सिंगल स्लाइडर यूज़ होता है। विदवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म और ऑसिलेटिंग सिलेंडर, इन सभी में स्लाइडर जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन इलिप्टिकल ट्रेमल में 2 स्लाइडर होते हैं। If the specific gravity of oil is 0.7 then the density in kilogram per meter cube will be। इतना सिंपल क्वेश्चन। तो आप सभी को पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक फ्लूइड। तो हमको क्या दे रखा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है? 0.7। तो आपको क्या पूछा गया? डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक फ्लूइड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक फ्लूइड क्या लेंगे? वाटर लेंगे। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है 1000। तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700। तो हमारा जो आंसर है वो 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर 700 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वा अमोनिया solution used in vapor absorption refrigeration system is a solution of ammonia in dash, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिथियम ब्रोमाइड, CF3, H2O। एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो हम VARS सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो अमोनिया जो है वो वाटर के अंदर होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4th करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। यहाँ पे हमने टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, यानी कि कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कमेंट करके आपको कुछ ना कुछ सजेशन ज़रूर देना है। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।